नमस्ते बच्चों। मॉडर्न पोएट्री में हमें आगे धूमिल की कविता 20 साल बाद पढ़ने को है। आइए पहले हम देखेंगे धूमिल के बारे में। धूमिल का जन्म 9 नवंबर 1936 को हुआ था और उनकी मृत्यु 10 फरवरी 1975 को हुई। तो उनका जन्म स्थान वाराणसी के पास खेवाली नामक गांव है। तो उनका मूल नाम सुदामा पांडे था। तो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि धूमिल का असली नाम क्या है। सुदामा पांडे। तो उनके पिता का नाम पंडित शिवनायक था और माँ का नाम रसवंती देवी था। तो उनके पिता जो है शिवनायक था, पंडित शिवनायक, और माँ रसवंती देवी। 1958 में ITI से विद्युत डिप्लोमा लेकर वे वहीं विद्युत निदेशक बन गए। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अनुदेशक वो बन गए और 38 वर्ष की अल्पायु में ही ब्रेन ट्यूमर से उनकी मृत्यु हो गई। तो 38 वर्ष की अल्पायु में ब्रेन ट्यूमर से उनकी मृत्यु हो गई और उनकी कविताओं में आजादी के सपनों के मोहभंग की पीड़ा और आक्रोश की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति मिलती है। तो जो है आजादी के पहले हमारे मन में आजादी मिलने की बात जो कुछ भी हो जाएगा उसके बारे में एक बड़ा सा सपना रहा होगा, लेकिन आजादी के बाद जो है उस सपनों का जो भंग हो गया, उसका जो मोहभंग हो गया, उस मोहभंग की पीड़ा और आक्रोश उनकी कविता में हमें यत्र तत्र देखने को मिलता है। उनकी कविताओं में आजादी के सपनों के मोहभंग की पीड़ा और आक्रोश की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति मिलती है। व्यवस्था जिसने जनता को छला है उसको आईना दिखाना मानव धूमिल की कविताओं का परम लक्ष्य है। तो व्यवस्था जिसने जनता को छला है, जो राजनीतिक व्यवस्था जो है जनता पर जो कपड़ा दिखाया है, तो उसके आईना दिखाना यानी कि उसे खुलकर सामने प्रस्तुत करना धूमिल की कविताओं की सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। उन्हें मरणोपरांत 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें जो है मरणोपरांत 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो धूमिल का जन्म और उनके जन्म स्थान, उनकी मृत्यु कब हुई और उनके जो असली नाम और उनके पिता का नाम और माँ का नाम और उनकी कविताओं की जो मूल अभिव्यक्ति, फिर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, ये सब इस स्लाइड में है। आगे देखिए। सुदामा पांडे धूमिल की रचनाएं। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। आगे देखिए उनकी कविता 20 साल बाद। 20 साल बाद मेरे चेहरे में वे आंखें लौट आई हैं जिनसे मैंने पहली बार जंगल देखा है। हरे रंग का एक ठोस सैलाब जिसमें सभी पेड़ डूब गए हैं। तो कवि बता रहा है कि 20 साल बाद, जो स्वतंत्रता प्राप्त होने के 20 साल बाद भी मेरे चेहरे में वो आंखें लौट आई हैं। 20 साल पहले मेरे चेहरे में जो आंखें थी वो आंखें अब मुझे लौट आई है। कहने का मतलब है स्वतंत्रता प्राप्ति के 20 साल पहले जिन्होंने अपनी आंखों से जो कुछ भी देखा है वो सब आज भी दिखाई दे रहा है। तो कवि बता रहे हैं कि अपने चेहरे पर अपनी वो आंखें लौटाई है, 20 साल पुरानी वो आंखें जो हैं वो आंखें लौटाई है। इसका अर्थ ये है कि 20 साल पहले मेरे चेहरे में जो आंखें थी, मैंने जो कुछ भी देखा था वो सब अब भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो उसी प्रकार का अनुभव मुझे अब भी हो रहा है। जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले मुझे इस समाज में रह के जो कुछ भी अनुभव हो रहा है वही अनुभव आज भी मुझे प्राप्त हो रहा है।
जिनसे मैंने पहली बार जंगल देखा है, और जो आंखें मेरी चेहरे पर अभी हैं, उस आंखों से मैंने पहली बार जंगल को देखा था। और और हरे रंग का एक ठोस सैलाब जिसमें सभी पेड़ डूब गए थे। उस समय मैंने देखा कि हरे रंग के एक सैलाब में सभी पेड़ डूब गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जंगल की उपयोगिता और मुझे उसी प्रकार लग रही है। वो जो 20 साल पहले मैंने जंगल को जिस रूप में देखा था, उसी रूप में मैं अब उसे देख रहा है। जैसे 20 वर्ष पुराने वो जंगल भी मुझे लगने लगा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिस समाज को मैं देख रहा है, वो समाज बिल्कुल पुराने जैसा लग रहा है। जो कुछ भी मैंने 20 साल पहले झेल रही थी, अनुभव कर रहा था, वो सारे के सारे अनुभव मैं अब भी झेल रहा है। तो उस समय जो है एक हरे रंग के एक ठोस बाढ़ आई थी। उस बाढ़ में जो सभी पेड़ डूब गए थे। तो यहाँ पर कभी जो है जंगल में जो हरे रंग का जो ठोस सैलाब कहा गया है, जंगल को हरे रंग के एक ठोस सैलाब के रूप में उन्होंने दिखाया है। सैलाब में जो पानी का ठोस होना ऐसा नहीं होता। जो सैलाब में पानी जो है ठोस नहीं होता। वहां पर ठोस सैलाब का जो मतलब है निश्चित परिवर्तन है। ठोस सैलाब का मतलब है निश्चित परिवर्तन है। वहां पर कुछ भी परिवर्तित नहीं हो गया। तो कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमें जो आजादी प्राप्त हुआ है, आजादी प्राप्त होने के जो 20 साल बाद भी मेरे चेहरे में वही आंखें लौट आई है। यानी कि 20 साल पहले जिस चेहरे से उन्होंने समाज को देखा है, जिस आंखों से मैंने जो कुछ भी महसूस किया है, वो सब आज भी विद्यमान है समाज में। तो ठोस सैलाब का मतलब है यहाँ पर कुछ भी परिवर्तित नहीं होगा। जिस प्रकार मैंने उस समय जंगल को देखा है, उसी प्रकार मैं अब भी देख रहा हूँ। यहाँ पर कुछ भी परिवर्तित नहीं हो गया है। सब कुछ वहीं का वही है। सिर्फ हमें आजादी प्राप्त हुआ है, लेकिन जो मूलभूत बातों में परिवर्तन आना चाहिए, वो कुछ भी परिवर्तित नहीं हो गया है। तो यहाँ 20 बेबार सैलाब साल, इनमें जो है अनुप्रास अलंकार है। तो आगे देखिए, और जहां हर चेतावनी खतरे को टालने के बाद एक हरी आंख बनकर रह गई है। और जहां हर चेतावनी खतरे को टालने के बाद एक हरी आंख बनकर रह गई है। तो बाढ़ के विषय में जो चेतावनी, जंगल में या कहीं भी कोई आपत्ति आ जाते हैं तो उसके पहले हमें चेतावनी दिया जाता है। ये भी नहीं, जहां कभी भी खतरा हो तो हमें चेतावनी देता है। ये इसलिए देता है कि खतरा टालने के लिए। जो भी समाज में अच्छाई आना है, खतरा टालकर, जो सभी खतरा जो है समाज से दूर हो जाए, इसी विचार से आजादी को लोगों ने अपनाया है। लेकिन जो खतरा आजादी के पहले भी था, वो आज भी उसी रूप में मौजूद है। एक हरी आंख बनकर रह गई है। यहाँ पर पहले जो है जंगल को हरे रंग का ठोस सैलाब कहा गया है, यहाँ पर हरी आंख कही गई है। इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी जो खतरा समाज में था, वो 20 साल बाद भी उसी रूप में है। जो स्वतंत्रता प्राप्ति के 20 साल बाद भी वही खतरा लोगों के बीच में है। 20 साल बाद मैं अपने आप से एक सवाल करता हूँ, जानवर बनने के लिए कितनी सब्र की जरूरत होती है? और बिना किसी उत्तर के चुपचाप आगे बढ़ जाता है, क्योंकि आजकल मौसम का मिजाज यूं है कि खून में उड़ने वाली पंक्तियों का पीछा करना, पत्तियों का पीछा करना लगभग बेमानी है।
तो स्वतंत्रता प्राप्ति के 20 साल बाद इस समाज को देखकर कवि अपने आप से प्रश्न करता है कि जानवर बनने के लिए कितने सब्र की जरूरत होती है। यह इसलिए बताता है कि मनुष्य में अब भी कोई संतोष नहीं है, लेकिन ये जानवर जो है उन्हें जो कुछ भी हासिल है उसे प्राप्त करके खा पी के खुशी से वो रह रहे हैं। इसे देखकर कवि को ऐसा लगता है इस प्रकार मानव बनकर रहने से ज्यादा बेहतर है जानवर बनके रहना, क्योंकि उन्हें खुशी ही प्राप्त होते हैं, वो खुशी भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन मानव होकर जो स्वतंत्रता प्राप्त होकर 20 साल बाद होने के बावजूद भी जो कुछ भी आशा आकांक्षाएं मानव के मन में था वो सब चूर चूर होकर तितर बितर हो गए। उन्हें वो कुछ भी प्राप्त नहीं है, मोहभंग की अवस्था में है। इसलिए कवि उस मोहभंग की अवस्था को यहाँ पर उजागर करने के लिए पूछ रहा है अपने आप से, जानवर बनने के लिए कितने सब्र की जरूरत होती है। क्योंकि मानव को अपनी तृष्णा कभी भी मानव से समाप्त नहीं होता, लेकिन पर ये जानवर जो है पेट भर के खाना खा के पानी पी के मस्त रहते हैं, संतोष का जीवन जीता है। ये सब सोचने पर भी मुझे कोई उत्तर नहीं मिला और बिना किसी उत्तर के मैं चुपचाप वहां से आगे बढ़ता हूं, क्योंकि आजकल मौसम का मिजाज यूं है कि खून में उड़ने वाली पंक्तियों का पीछा करना लगभग बेईमानी है। क्योंकि यह है कि आजकल का जो मौसम उतना अच्छा नहीं है, यानी कि आज की जो सामाजिक परिस्थितियां उतने अच्छा नहीं है। खून में उड़ने वाली पत्तियों का पीछा करना लगभग बेईमानी है। खून से सने जो पत्तियां हैं उसका पीछा करना बेईमानी है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमेशा जो है खून खराबे चलते रहते हैं। संप्रदायों के नाम से, सांप्रदायिकता के नाम से जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले जो उम्मीद मानव के मन में था वो सारा का सारा आज तो मिट गया है। जहां कहीं हो सब कहीं खून खराबे मचा हुआ है। तो इसलिए जो खून से उड़ने वाली इस पत्तियों का पीछा करने से कोई फायदा नहीं है, यही कवि बता रहे हैं। खून में उड़ने वाली पत्तियां अर्थात जो कुछ भी सुविधाएं हमें प्राप्त होगा वो कुछ भी हमें प्राप्त नहीं है। तो इस मोहभंग की अवस्था और जो खून खराबे की यहाँ पर जो संप्रदाय के नाम पे जो खून खराबे चल रहे हैं उसका वर्णन, और यहाँ पर मुक्त छंद का प्रयोग है और कवि के मन में बहुत सारी आशंकाएं निहित रहता है, इसका भी इसमें चित्रण है। तो आगे देखिए, दोपहर हो चुकी है, हर तरफ ताले लटक रहे हैं, दीवारों से चिपकी गोली के छर्रे और सड़कों पर बिखरे जूतों की भाषा में एक दुर्घटना लिखी हुई है। हवा से फड़फड़ाते हिंदुस्तान के नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया है। तो कवि आगे बता रहे हैं, उस दिन जो दोपहर का समय है वहां पर जो वो चौराहे पर जाकर चल रही थी तब वहां के सभी खारों में ताले लटके रहे हैं। तो दीवारों को देखते पर दिखाई देता है कि वहां पर गोली लगने का जो निशान है। सड़कों पर बिखरे जूते दिखाई दे रहा है, उससे कवि को पता चल गया कि यहाँ पर एक दुर्घटना हुई है। तो ये किस प्रकार की दुर्घटना है? यहाँ पर किसी भी प्रकार के जो दंगे हुए हैं, सांप्रदायिक दंगे या जुलूस निकले होंगे और पुलिस और ये दंगे वालों के बीच में आपसी मनमुटाव हुए होंगे, उसके बीच लड़ाई हुए होंगे। तो इसके बीच में जो है हवा से लटफड़ाते हिंदुस्तान के नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस समय भारत में जो अवस्था है वहां पर मानव को तड़पाने की, मानव की हत्या करने के लिए तुले रहते हैं। जो भाईचारे की रिश्ता बरकरार रखना चाहिए था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, लेकिन ये
हमारे समाज में नहीं के बराबर है। तो ये दुर्घटना के बीचों बीच जो है हमारे जो भारत के झंडे को लेकर वो लड़ाई के लिए जो जुलूस निकालकर वहां पर उस चौराहे पर आए होंगे, उस खून खराबे में जो है, उस लड़ाई में जो है हिंदुस्तान के नक्शे नीचे गिर गए होंगे, उस पर जो है गाय ने गोबर कर दिया है। जो भारतीयता के नाम पर जो भावना हमारे मन में होना चाहिए वो चूर चूर हो गए। इसी के लिए कवि ने यहाँ पर हवा से फड़फड़ाते हिंदुस्तान के नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया कहा गया है। तो मानव के मन में अब भाईचारे की रिश्ता नहीं है। मानव को क्या है, शत्रु की दृष्टि में देख रहे हैं। जानवरपन मानव में आ गए है, इसी का चित्रण। दोपहर, दीवारें, दुर्घटना, दिया, तरफ, ताले, गाय, गोबर और हवा, हिंदुस्तान, इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। मुक्त छंद का प्रयोग भी इसमें किया गया है। मगर यह वक्त घबराए हुए लोगों की शर्म आंगने का नहीं, और न यह पूछने का कि संत और सिपाही में देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कौन है। तो कवि आगे बता रहा है कि इस समय हमें यह आंगने का समय नहीं है कि जो वहां पर जो दंगे हुए हैं, इसमें घबराते हुए बहुत सारे लोग अपने घरों की ओर चले होंगे। उन लोगों को अपनी इस नियति पर शर्म आना चाहिए। ऐसे लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने से कोई फायदा नहीं है। और ये भी हमें पूछने का समय यह नहीं है कि संत और जो पुलिस वाले हैं उसमें देश का जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य कौन है। तो यह समय ऐसा नहीं है कि जो घबराए हुए कितनी लोग हैं वो घबरा कर अपने घर की ओर चले गए, उसे जो शर्म आना चाहिए उसके शर्म को आंगने का समय यह नहीं है। और यह समय यह भी पूछने का नहीं है कि साधु और सिपाही में देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कौन सा है। तात्पर्य यह है कि साधु और सिपाही इस समय देश के जो दुर्भाग्य है, इनमें कोई कम दुर्भाग्य होगा, कोई ज्यादा, यह हम समझ नहीं सकते। साधु और सिपाही अर्थात पुलिस वाले जो हैं वो सचमुच भारत देश के दुर्दशा का कारण है। साधु सन्यासी लोग जो हैं ये सब हमारे बस की बात नहीं है। ये हमेशा आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। ये पुलिस वाले जो हैं जो दंगे को क्या है अपनी लाठी से कुचलना चाहते हैं, जो इसमें जो है अपराधी और निरपराधी दोनों फंस जाते हैं। तो इसलिए कवि पूछ रहे हैं इनमें जो है संत और सिपाही से देश का सबसे बड़ा खतरा दुर्भाग्य किससे है। दोनों बराबर है, दोनों भारत की अवस्था को सुधारने के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है। तो आगे देखिए, वापस लौटकर छूटे हुए जूतों में पैर डालने का वक्त यह नहीं है। 20 साल बाद और इस शरीर में सुनसान गलियों से चोरों की तरह गुजरते हुए अपने आप से सवाल करता हूँ, क्या आजादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ठोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है? और बिना किसी उत्तर के आगे बढ़ जाता है। बड़े दुख की बात यहाँ पर कवि वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि आजादी मिलते 20 साल बाद भी हमें वही परिस्थितियों को यहाँ पर देखने को मिलता है भारत में, और जो दुर्घटना यहाँ पर घटते ही रहते हैं। पहले जो भी था आज भी वही अवस्था है। तो इसलिए कवि बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं भयभीत होकर इस दंगे से मुक्ति पाने के लिए वो घर में चिपके रहते हैं। तो कुछ लोग ऐसा ही है, उसे जो है वापस आकर अपने जो वहां पर बिखरे हुए जूतों में पैर डालने का वक्त ही नहीं है। वक्त ये नहीं है क्योंकि वो दंगे का माहौल है वहां पर। यहाँ पर और भी एक अर्थ हमें देना चाहिए। यह इस प्रकार है कि जो आजादी के पहले हमारे मन में जितने भी आशा आकांक्षाएं हैं वो सब जो है तितर बितर हो गए हैं। इसमें कोई भी सुधार लाने के लिए यहाँ के जो राजनीतिज्ञ सफल नहीं हुए हैं। तो इसी कारण भारत में जो है उस समय बहुत सारे दंगे हो रहे थे।
तो 20 साल बाद इस शरीर में सुनसान गलियों से चोरों की तरह गुजरते हुए जो इस प्रकार जो दंगे हो रहे हैं उस समय, जो यहाँ पर कोई भी बाहर नहीं आ सकते, जो गलियां जो है सुनसान रहती हैं। निरोधनाज्ञा, तो उस समय जो उस समय के जो प्रधानमंत्री जो है वहां पर ऐसे एक अवस्था को घोषित किया था। तो उस समय जो है लोग जो चौराहे पर इकट्ठा नहीं हो सकते, तो इस प्रकार गलियां जो है सुनसान रहते हैं, तो लोग अपने घरों में जाने के लिए चोरों की तरह उन्हें जाना पड़ता है। तो इसलिए कवि बता रहे हैं 20 साल बाद इस शरीर में सुनसान गलियों से चोरों की तरह गुजरते हुए वो अपने आप से सवाल करता हुआ अपने आप से पूछता हूं कि क्या आजादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है? जो स्वतंत्रता हमें आजादी के बाद, आजादी प्राप्त होने के बाद हमें महसूस होना चाहिए, हमें उसका अनुभव करना चाहिए, वो कुछ भी यहाँ पर नहीं होता। इसलिए कवि अपने आप से पूछता है कि आजादी सिर्फ ये 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है। जो आजादी जनता को मिलना चाहिए था वो आजादी उन्हें नहीं मिलता। देश की वर्तमान परिस्थिति का चित्रण कवि उस समय कर रहे हैं। सच्ची आजादी जनता को नहीं मिलता, स्वतंत्रता केवल सिर्फ वो 3 थके हुए रंगों से सिमट कर रह गया है। ये तिरंगा फहराने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो खास मतलब इसमें नहीं है, जनता में इसका असर पड़ने से है। लेकिन यहाँ पर जो दंगे ही दंगे चलते रहते हैं, इसी का वर्णन कवि कर रहे हैं। और वो अपने आप से पूछ रहे हैं कि क्या आजादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब है? लेकिन उनके इस प्रश्न का उत्तर उन्हें नहीं मिल पाता, वो चुपचाप ऐसे ही चले जाते हैं। तो भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 20 साल बाद भी जिस अवस्था से वो पहले गुजर रहा था, उसी से भी बदतर अवस्था से जनता को गुजरना पड़ा। और कवि की इन पंक्तियों में जो है उनका आक्रोश व्यक्त है, क्योंकि जिस दृष्टि से उन्होंने जो राजनीतिक दलों को वोट देकर उन्हें यहाँ पर बिठाया है, लेकिन उनसे जरा सा भी न्याय उन्हें नहीं प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए एक आक्रोश के समान अपने मन की कुंठा वेदना और संद्रास और मोहभंग की अवस्था को इन पंक्तियों में व्यक्त कराने का प्रयास कवि ने किया है। और वापस वक्त 20 बाद साल शरीर सुनसान, यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार है, मुक्त छंद का प्रयोग है और निडर होकर बिना किसी भय से कवि ने खुलकर अपने मन की बात को रखने का प्रयास किया है। तो अगली कक्षा में और कविता के साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।